अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। अभी सानिया चेरिंग क्रॉस और मोहम्मद एजेंसी दहशतगर्द हमलों के जख्म ताज़ा ही थे कि दहशतगर्दों की जानिब से सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को 80 से जायद इंसानी जानों के खून से नहला दिया गया। दाइश ने फौरी तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, जबकि बलोचिस्तान के जिला आवारान में 2 फौजी, उधर DI खान में 3 पुलिस एहलकार भी दहशतगर्दी का निशाना बने, जामे शहादत नोश किया। कलदम जमातुल अहरार की जानिब से लाहौर धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने में देर नहीं लगाई गई, बल्कि इस दहशतगर्द तंजीम ने लाहौर धमाके के बाद ऑपरेशन गाजी के नाम से पाकिस्तान भर में दहशत फैलाने का वाज़ेह ऐलान किया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी टीम के हमरा लाहौर हमले के मुबैना सहूलतकार की गिरफ्तारी का न सिर्फ खुशखबरी सुनाई, बल्कि इसका इतराफी बयान भी मीडिया को दिखाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने यह बताया कि लाहौर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से, जबकि सहूलतकार का बाजौड़ एजेंसी से था। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रात 7 हमले के बाद न सिर्फ इस हमले की मजम्मत की, बल्कि कहा कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। दुश्मन एजेंसीज इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से खेलना बंद करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं और वो दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आज अफगान सिफारती एहलकारों को GHQ तलब करके उन्हें अफगानिस्तान में पनाह लेने वाले 76 दहशतगर्दों की न सिर्फ फहरिस्त दी गई, बल्कि कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार करके या पाकिस्तान को देने का मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तान के नजदीक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, जबकि अफगान हुकूमत पाकिस्तानी सरजमीन को अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए ज़रखेज़ समझती है। सवाल यह है कि ब्लेम गेम और टिट फॉर टैट का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के बगैर सहूलतकारों और उनके दुश्मन ताकतों के आलाकार बनने को कैसे रोका जा सकता है, या फिर ये कैसे मुमकिन है? सबसे अहम सवाल यह है कि रियासत पाकिस्तान के पास इंतहा पसंद खात्मे के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इसी पूरे मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी, अमजद शुएब, सलीम साफी, बाबर सत्तार। इसके साथ साथ हमारे साथ इरशाद भट्टी और बारवी सरमद साहिबा इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हैं। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्या करना चाहिए? यह बता दें कि गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया है किसी भी आमदोरफ्त के लिए। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले DGI SPR की जानिब से बयान सामने आया है कि पंजाब समेत मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन में 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि मुताबिद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अमजद शुएब साहब, क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो? क्या करे पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगानिस्तान के साथ बहुत कोशिश की गई कि वो किसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट का और इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करें, लेकिन चूंकि उनके अपने मकासद हैं और वो वहाँ से लगातार ये कार्रवाइयाँ करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रॉ की पैटर्नाइजेशन शामिल है और मेरा अपना ख्याल है कि टेस्ट अप्रूवल जो है वो CIA की भी मौजूद है। इस वजह से उसको हमें पजीराई नहीं हुई और वहाँ वो एग्रीमेंट्स नहीं हो सके, और उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जी आप हकानियों को सहूलत देते हैं या उनको हमने सेफ हेवंस दी हुई हैं। अब सूरत हाल ये है कि ज़रब-ए-अज़्द को जब हमने आगे उसको चलाया, प्रोसेस किया, और ये प्रोसेस सारा जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान से गुजरा है, तो वहाँ जिस भी टेररिस्ट ग्रुप के कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके स्टोरेज थे, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी, वो सब ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे फाइटिंग मशीनरी किसी की नहीं है, लेकिन अफगान महाजरीन के साथ बैठे हुए उनके आड़ में अगर कोई लोग मौजूद हैं तो वो हो सकते हैं, वो हमारे भी खिलाफ काम करते हैं और हो सकता है अफगानिस्तान के भी करें। कहने की बात यह है कि अगर वहाँ पे मुल्ला फजलुल्लाह अपने 4000 आदमियों के साथ सेफ हेवंस उसको मिल सकती हैं, तो हकानियों के 150-200 आदमियों को क्यों नहीं मिल सकती? वो उसका पाकिस्तान पे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? सो हमें डिमांड ये करना है अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिक लेवल पे कि अगर आप अपने मुल्क में अमन चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान का तावन आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप हमारे मुल्क में अमन के लिए तावन नहीं करेंगे तो हमसे अमन की तवक्को और तावन की तवक्को ना रखें। इसके साथ साथ ये है कि आज आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन में तेजी आई। हमने देखा कि जो फोकस था वो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन से हट चुका था। कराची में सियासी मफादात गालिब आ चुके हैं, पंजाब में ऑपरेशन हो नहीं रहा था। अब ये सारी चीजें करने की जरूरत है। अगर हम करेंगे तो फिर लाजमन कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। दूसरे मुल्क क्या करते हैं वो शायद आप इतनी जल्दी उसका कुछ तदारत ना कर सके, लेकिन अपने मुल्क में फैले हुए सहूलतकारों को तो हम पकड़ सकते हैं। IDPs के आड़ में
बहुत सारे लोग जो अफगानिस्तान क्रॉस करके चले गए थे वो वापस आए, और वजीरिस्तान में खबर यह है कि वहां बहुत सारे तालिबान या उनके सहूलतकार वापस आ गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें बहुत सारी तवज्जो वजीरिस्तान में भी दोबारा देनी होगी, फाटा के एरियाज में भी देनी होगी, ताकि ऐसे लोगों को सेपरेट किया जा सके और मुल्क में अमल लाया जा सके। अमजद शुएब साहब, आप ऑप्शन दे रहे हैं अफगानिस्तान को पैगाम, 2 टोक और नैब पर अमल दरामद, मुकम्मल अमल दरामद। जी जी ठीक। साफी साहब, जब दोनों मुल्क जानते हैं कि एक दूसरे के ताउन के बगैर ना वहां अमन हो सकेगा ना यहाँ हो सकेगा, तो फिर मामला किस जगह पर खराब है? एतमाद क्यों नहीं करते? मसला नियतों का है, मसला फिर तरजीहात का है, या फिर कुछ और है? देखिए, एक मसला तो ये है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमलन कंट्रोल नेटो का और अमेरिका का है, और अशरफ गनी या हामिद करज़ई वगैरह उनके कठपुतली है। लेकिन अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है वो परवेज़ मुशर्रफ से लेके आज तक हमने कभी अमेरिका के सामने उस पर एहतजाज नहीं किया, कभी अमेरिका की सप्लाई नहीं रोक दी, कभी क्योंकि उसको, लेकिन अफ़गान हुकूमत को ये शिकवा है कि पाकिस्तान का फिर सारा नज़ला उस अफ़गान हुकूमत पे गिराया जाता है जिसको हम बेबस समझते हैं। और मेरा अपना भी ये अंदाज़ा है कि इंडी पाकिस्तान जो एक्टिविटीज़ अफ़गानिस्तान में शुरू हुई थी, तो शुरू में वो CIA और इस तरह के इदारों ने शुरू की थी। दूसरा, अब अगर हमारी तरफ से इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत है, कि इस वक्त TTP, दाइश और इन सब के ठिकाने भी वहाँ पे हैं और लीडरशिप भी वहाँ पे है। लेकिन हमारी तरफ से ये इल्ज़ाम शुरू हुआ है 2008 के बाद, जबकि अफ़गान हुकूमत का ये रोना धोना वो 2001 से चल रहा है, और उस रोने धोने में अमेरिका, यूरोप और इस तरह की बहुत सारी आलमी ताकतें भी उनकी हमनवा हैं। फिर इसमें अशरफ गनी के दौर के बाद एक मेकनिज़म बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हो सका। उसके लिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि बेवफाई हुई या वादे पूरे नहीं किए गए अफ़गानिस्तान की साइड से, और अफ़गानिस्तान का इल्ज़ाम हमारे ऊपर है कि जी पाकिस्तान ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब एक दूसरे के बगैर चारा भी तो नहीं है, मुल्क भी दोनों जल रहे हैं, अफ़गानिस्तान भी जल रहा है और पाकिस्तान भी जल रहा है। तो एक तो उसमें डिटेल में तो मैंने पिछले हमारे बाकी मुल्क में तो हुक्मरानों को या मीडिया को इस तरह की चीज़ें तब याद आ जाती है जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन हम तो चूँकि ख़ुद सफ़रर है इसलिए हम तो इसको बोलते नहीं हैं। तो मैंने पिछले महीने इस पे 6 किस्तों में जंग में भी लिखा, उर्दू में भी और फिर अंग्रेज़ी में भी, ताकि पॉलिसी साज़ों तक भी अपनी इल्तिजा में सामने ला सको। तो उसमें तो मैंने डिटेल प्रपोजल दिए कि उस पर क्या हो सकता है। यहाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि देखिए, अशरफ गनी ने भी जो लास्ट मेरे साथ उनका इंटरव्यू हुआ था वो दोबारा इंगेजमेंट पे आमादा हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होना चाहिए। तो बेहतर यही है कि फ़ौरन पाकिस्तानी क़यादत इनिशिएटिव ले, उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करें, जो हमारे पास उनके ख़िलाफ़ एविडेंस है हम उनके सामने रख के वो हमारे पास निगरानी के लिए या तो दोनों मुल्क के एल्डर्स की एक कमेटी बनाई जाए कि कल पता चले कि कौन सा मुल्क वो अपने वादे वफा नहीं कर रहा है, या फिर बेहतर यही होगा कि चीन और रूस, क्योंकि उसमें उन्होंने चीन की सालिसी पे भी इत्तेफाक किया था अशरफ गनी ने मेरे साथ। तो बेहतर होगा कि चीन को ये सालिस बनाया जाए कि वो निगरानी करे कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं या नहीं। ठीक, साफी साहब की जानिब से तजवीज़ है कि अफगानिस्तान के साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात हो, शवाहिद शेयर किए जाएं और उसके बाद अमल दरामद हो, इक़दाम हो, और चीन को सालिस के तौर पर लिया जा सकता है। ये अशरफ गनी साहब की जानिब से वहां से कि वो इस पर अग्री करते हैं। नियाजी साहब, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो इस दहशतगर्दी को रोक सकता है? आयशा, मेरे ख्याल में एक जो सिनेरियो देख रहा हूँ वो ये है कि दहशतगर्दी इससे तो कुछ अरसे के लिए बढ़ना है, शायद हमें कुछ अगले दिनों में अल्लाह ना करे इससे भी ज्यादा तकलीफदेह सूरत से गुजरना पड़े। देखें, जो बात समझने की है वो ये है कि ये दहशतगर्दी का माखज़ है क्या, ये क्या तरीक़ाकार है। ये मसला ये नहीं है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। वो जैसे कहते हैं ना कि बुरे की माँ को पकड़ना होगा, दहशतगर्द जो माँ जन्म दे रही है उसको पकड़ना होगा। इसके असल पीछे भारत है। जनरल साहब ने बड़ी बिल्कुल एक जिस वक्त सारी बात बड़े मनवान रख दी है।
इस खित्ते में जब से देखें अमेरिका एक खास एजेंडा लेके आया था, वाइस सुपर पावर के तौर पे आया था, हमने उस वक्त भी उसके साथ मामला किया था, जैसे तैसे था, हमने वो हालात भी गुजारे, हम पे क्या क्या चीजें नाफिज होती रही और हमने किस तकलीफ और टाइम गुजारा। अब पिछले 3-4 साल से दुनिया ने करवट ली हुई है। अब तो जो जिसको कहना चाहिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका जो एजेंडा लाया था उसी का हम आज तक भुगत रहे हैं। नहीं देखें, आप सावी साहब ने बड़ी बात अच्छी की कि जब आपके बारे में ये बात तयशुदा है और पाकिस्तान के हलकों में जब भी आप किसी सिक्योरिटी ब्रीफिंग में गए हैं, कहीं पे आ गए हैं, तो ये बात आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने ये बताई है कि जो कुछ है इसके पीछे अमेरिका की अजीब बात है। हिंदुस्तान को उन्होंने थानेदार बना दिया है। अफगानिस्तान से जब से ये वजूद में आया है, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक साजिशों का ग्राउंड तैयार किया हुआ है। हमारे खिलाफ 47 से ये इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद एक थोड़ा सा वक्फा तरफ जरूर आया, जब से 9/11 हुआ दोबारा से वहां पे हिंदुस्तान मनवान हो गया। अमेरिका की अपनी जरूरत है हिंदुस्तान के लिए, लंबी बहस है, लेकिन इसको ये सारे कैनवस पे देखना होगा, बड़े सिनेरियो पे होगा। मैं जाती तौर समझता हूं कि मोर पोटेंट मिलिटेंसी जो होगी, जब आप हिंदुस्तान को उसकी जुबान में जवाब देंगे तब भी इसको आप रोक सकेंगे और आप देखेंगे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये 20-10 भी नहीं है, 20-1 भी नहीं है। आपने देखा कि 1 साल पहले जब अजहर मसूद को यूएन के अंदर जब टेररिज्म के ऊपर लेके गए तो चाइना ने और रशिया ने दोनों ने वीटो किया, इसलिए सूरत चेंज हो गई। आपको बड़ा सख्त जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ साहब ने सही कहा कि अमेरिका को भी डायरेक्ट बताना होगा और भारत को भी बताना होगा कि इन हरकतों को पाकिस्तान में बंद होना पड़ेगा। यहाँ पर अमेरिका के किरदार का नियाज़ी साहब ने जिक्र किया। अमेरिका के हम फैसिलिटेटर भी रहे हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं। इसका मतलब अमेरिका तो हमें यूज एंड मिस यूज कर रहा है जिस तरह उसको जब जरूरत हो। हमें क्या करना है? हम कहां हैं? पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान कौन है? वो उसके पास क्या ऑप्शंस है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि ये मिसट्रस्ट, जैसा कि साफी साहब ने अभी फरमाया कि ये कोई आज की बात नहीं है, काफ़ी पुराना है। और ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान की हमसे शिकायत हैं वो उसको तकरीबन 15 साल से ऊपर होने वाले हैं। हमारी शिकायत उनसे शुरू हुई थी 2008-9 के बाद, जब पाकिस्तानी तालिबान चूँकि बने ही 2007 में थे और उसके बाद उन्होंने जब पाकिस्तान की रियासत पर हमले शुरू किए और उसके बाद उनको सेंचुरीज़ जो है वो मिलनी शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ से हमारी शिकायत शुरू हुई। लेकिन और हम बहुत ही धड़ल्ले से कहते नज़र आते हैं कि चूँकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी तालिबान है और वहाँ से हमले कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास भी ये जवाज़ है कि हम हक्कानियों को और अफ़गान तालिबान को अपने पास पनाहें दें। अब बात सोचने की यह है कि अगर अफ़गान तालिबान हमारे इतने ही बड़े दोस्त हैं और हमने उनको इतने ही ठाठो मुराद से रखना है, तो ज़रा उनसे ये भी पूछ लीजिए कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो आपके इल्म में होगा कि नूरिस्तान और इन इलाकों में है जो कि मुल्हका है पाकिस्तान के साथ, और इन इलाकों में किसका असर व रसूख है, ज़रा थोड़ा सा हम ध्यान कर लें। ये वही इलाके हैं जहाँ पे इन्हीं अफ़गान तालिबान के शेडो गवर्नर साहिबान का राज है। और यहाँ पर जो अफ़गान हुकूमत है, नूरिस्तान में तो आप ये तो एक इलाका ऐसा है जो कटा हुआ है, वहाँ पर अफ़गान हुकूमत ना तो सेहत की सहूलतें आवाम को दे सकती है, ना और कोई उनकी रिट है। यहाँ पर तो रिट ही तालिबान की है। हमारे ही जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते नज़र आते हैं और बहुत अरसे से कह रहे हैं। हमीद गुल साहब, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, वो जब हयात थे तो वो फरमाया करते थे कि 70 से 80% अफ़गानिस्तान जो है वो तो तालिबान की उसके ऊपर असर व रसूख है, अफ़गान हुकूमत का तो वहाँ पर असर व रसूख है ही नहीं। जब ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि सेंचुरीज जो है वो हमारे दुश्मनों को दे रहा है अफ़गान तालिबान, और वो जिसको हमने यहाँ पर ठाठ से रखा हुआ है, जिनको हमने सहूलतें दी हैं। अफ़गान हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, अफ़गान हुकूमत ने कोशिश की थी, अशरफ गनी ने जब आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी, हम लोगों की तरफ से कोई खातिर खा उनको हम उम्मीद दिला नहीं पाए, उनको एतमाद बहाल कर नहीं पाए। तो मेरा ये आपके सवाल का जवाब होगा कि इन दोनों मसाइल को टेबल के ऊपर लाया जाए, मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, और ख़ास तौर पर मैं समझती हूँ पाकिस्तान को इसमें पहल करनी पड़ेगी। और ये जो 6 मुल्की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है मॉस्को में, बस अब तो हुआ
UAE चाहती है। अब उसमें इन मसाइल का हल जो है वो कमा हक़्क़ुहू पाकिस्तान जो है वो तलाश करने की कोशिश करे और प्रेशराइज करे अफगानिस्तान को। आयशा, मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ। आयशा, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। अमजद शोएब साहब, मुझे दीगर पैनलिस्ट को लेने दें, मैं उसके बाद आती हूँ। बाबर सत्तार साहब, हम हर दिन नया नाम सुनते हैं, कलअदम तहरीके तालिबान, सजना ग्रुप, अल आलमी, दाइश, तमाम ये कलअदम तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें फैसिलिटेट भी करती हैं, फंड्स भी देती हैं, कोऑर्डिनेट भी करती हैं और अपना काम पूरा कर लेती हैं। हम कहां खड़े हैं? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए? आयशा, देखिए, पहली बात तो यह है कि दाइश ने एक कल वाला जो हमला था वो एक्सेप्ट किया। हम अभी लाहौर पे बात कर रहे हैं, 7 वाला। दाइश ने उसी दिन एक और हमला भी एक्सेप्ट किया जो इराक में हो रहा था, जिसमें 52 लोग मारे गए। हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेंस भी नहीं कि दाइश है पाकिस्तान में। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं ना, तो ये कहना हर चीज के ऊपर कि ये इस फॉरेन पावर ने करवा दिया, क्या वही फॉरेन पावर जो पाकिस्तान में करवा रही हैं उन्हीं फॉरेन पावर्स ने करवा दिया है वो इराक में भी और सीरिया में जो कुछ हो रहा है और जो बाकी जगहों पे हो रहा है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर? ये एक लार्जर फिनोमिनन है। इसकी जो रूट कॉजेज हैं उसमें एक वायलेंट आइडियोलॉजी है जो अब्यूज करती है रिलीजन को। इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, पहली बात ये। और अगर वो रूट कॉज है तो उसे खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ताकि ये जो सप्लाई चेन की हम बात करते हैं कि ये जो एक्सट्रीमिज्म और इस आइडियोलॉजी की सप्लाई चेन है, ठीक है, मोटिवेशन कहां से भी आती है, लेकिन बॉटम के ऊपर उसके एक व्यू है रिलीजन का और उससे लोग मोटिवेटेड हैं। जो इनकी आप प्रोपेगेंडा की वीडियोस देख लें, बाकी बातचीत देख लें, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये बहुत खौफनाक रिएक्शन है हमारा यहाँ पे कि इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने का तरीका यह है कि इसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ें और उन मुल्कों में जाके वो काम करें, टेररिज्म उस तरह का करें जो यहाँ पे हो रहा है, और इससे ये हमें बड़ी तकवीयत मिलेगी और हम बड़े कामयाब हो जाएंगे। इससे ज्यादा खौफनाक सोच, क्योंकि हम पिछले कितने दिहाइयों से हम ये काम करते चले आ रहे हैं और ये खत्म नहीं हो रहा। इसकी एक कॉस्ट है इस मुल्क के अंदर। इसमें इस मुल्क के लोग मारे जाएंगे जो मारे जा रहे हैं, इसमें रेडिकलिज्म मजीद बढ़ेगा यहाँ पे। क्या ये एक्सेप्टेबल कॉस्ट है हमारे लिए एज ए मुल्क? और अगर नहीं है तो आप इस तरह की सुसाइडल थिंकिंग लेके आगे नहीं चल सकते। अफगानिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है और ये आग आगे आगे मजीद जगहों पे पहुंचेगी। लेकिन जहां पे ये रेडिकल थिंकिंग है, उन रियासतों का जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, उन रियासतों का नुकसान ज्यादा होगा, वहां पे दाइश जैसी तंजीमें फैलेंगी। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वापस हमें ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी देखने की जरूरत है और जो रूट कॉजेज हैं इसकी, जो आइडियोलॉजी है वायलेंट, इसे भी देखने की जरूरत है। बाबर साहब ऑप्शन दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है और फिर साथ ही रूट कॉजेज, जिसमें बहुत बार बात हुई कि हम दरख्त पत्ते झाड़ते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचते। ब्रेक पे जा रहे हैं, शाद भट्टी साहब क्या कहते हैं, हम जो पॉइंट देना चाह रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों की गुफ्तगू शामिल रहेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, क्या करना चाहिए इरशाद भट्टी साहब? जी आयशा, इसके लिए ये है कि ओबामा ने जब अपना वो ड्रॉप डाउन प्रोग्राम शुरू करवाया तो उसमें 10,000 अमेरिकन फौजी सिर्फ रह गए और जनरल निक्सन का बयान रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में चूंकि दाश सर उठा रही है तो इसलिए मुझे ज़्यादा फौजी चाहिए, ज़्यादा कुव्वत चाहिए, मगर उनको नहीं मिली। अब यह है कि जब इधर फौज ने ज़रब अज़ब शुरू की, ज़रब अज़ब कामयाबी से हुई, तो वो 7 जो बड़ी तंजीमें थी वो अफगानिस्तान में चली गई। अब अफगानिस्तान की एक सूरत हाल को ज़रा देखना बड़ा ज़रूरी है। अफगानिस्तान को है कि वो 7 तंजीमों ने पाकिस्तान को 7 हिस्सों में तकसीम करके वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हर तंजीम के पास एक सूबा है, एक हिस्सा है और उस पर वो कर रहे हैं ये अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग से इनको पता चला। अब ये है कि 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें 64 तस्लीम शुदा रास्ते हैं, वरना तो कहीं से भी गुजर सकते हैं, लेकिन 64 तस्लीम शुदा रास्ते हैं ये। फिर अफगानिस्तान में 18 भारतीय कौंसल खाने हैं, 1200 एहलकार मौजूद हैं वहाँ अफगानिस्तान में, 200 फौजी अफगानिस्तान में, जबकि 2000 अफगान फौजी भारत में ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर मुस्तकबिल में अफगानिस्तान चाह रहा है कि 5000 अपने फौजी भारत में भिजवाए और वो सारा कुछ करे। ये अब और इसके अलावा $2 अरब की सरमायाकारी है अफगानिस्तान में भारत की। हज़ारों बच्चों को वो स्कॉलरशिप दे रहा है, अगली नई नस्ल को भारत उसके लिए। ये तो वो है कि जो मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ हमारी तरफ देखें, हम
प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी गो मगो की कैफियत के शिकार है। हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं कि हमसे कोई अफगान धड़ा खुश नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए, नंबर 2 फॉरेन पॉलिसी को मजबूत किया जाए, और नंबर 3 जो एक कॉन्सेप्ट है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान, ये गलत है। आप सिर्फ फोकस करना चाहिए मजबूत पाकिस्तान एंड मजबूत पाकिस्तान, वरना सिविलियन और फौज के शोधा की कुर्बानियां रायगां जाएंगी, ये ज़हन में रहना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब ने बड़ा तफसीलन भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुक के साथ पाकिस्तान की रिएक्टिव पॉलिसी पर बात की। ऑप्शन दिए हैं बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसी और सिर्फ मजबूत पाकिस्तान को फोकस किया जाए। अमजद साहब कोई पॉइंट देना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये कहना गलत है कि पाकिस्तान वहां पे कोई प्रॉब्लम कर रहा है। आप देखिए कि हमने जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ अमेरिकियों को कितना फैसिलिटेट किया, और तालिबान और सारे लीडर शीडर इनके जो है पकड़ के हम देते रहे। 500 से ज्यादा लोग हमने पकड़े। हमने तो यहां तक घटिया काम किया कि उठा के उनका एम्बेसडर तक पकड़ा दिया, मुल्ला ज़ईफ। और इससे ज्यादा और क्या ज्यादती हम कर सकते थे, तावन कर सकते थे। ये तावन हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या मिला कि वहां के लाके इंडिया को बिठा दिया और हमारे खिलाफ काम शुरू हो गया। 2005 के बाद बलोचिस्तान में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। अब आप दुनिया जहान के वहां पे टेररिस्ट ग्रुप 17 के करीब ग्रुप वहां मौजूद हैं। अफगानिस्तान में एक हकानियों को प्रॉब्लम है कि उन्होंने आके पाकिस्तान में रहना था। अगर 4-5 हजार मुल्ला फजलुल्लाह लेके वहां बंदे रह सकते हैं, उनको सेफ अमन मिल सकती है, तो हकानी 200-400 आदमी क्यों नहीं वहां रह सकते? और तालिबान जो सैकड़ों वहां बैठे हैं, 47% इलाका है जिसके ऊपर उनकी रिट नहीं है अफगानियों की, और उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे सवाल के जवाब में जो है मैं समझता हूं हमें अपने आप को खुद मुजरम पेश करना ये बंद कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान को करें कि पाकिस्तान किस तरह मजबूत होगा। हमारे सामने ऑप्शन आए मुज़ाकरात के, ये भी ऑप्शन है, सख्त जवाब देने की जरूरत है। संजीदगी से मुज़ाकरात, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, रूट कॉज तक पहुंचना, बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू, ये तमाम ऑप्शन पैनलिस्ट की जानिब से दिए गए। लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि फोकस करें मजबूत पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान मजबूत होगा तो सब मसाइल हल होंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 5 दिनों की, 5 दिन 8 दहशतगर्द हमले, नाकामी किसकी है, सोचने की जरूरत है। पैनलिस्ट क्या कहते हैं, जानिए इस ब्रेक के बाद। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क दहशतगर्दों के निशाने पर। गुज़िश्ता 5 रोज में 8 दहशतगर्दी के वाकयात, 100 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। ये वाकयात कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मोहम्मद एजेंसी और 7 शरीफ में पेश आए हैं। एक जानिब पूरी कौम गम से निढाल है तो दूसरी जानिब दुश्मन की कमर तोड़ने के वही पुराने वादे कौम के मुंतजर हैं। इस मुल्क के हर इदारे को यह मालूम है कि दहशतगर्द मुल्क के किस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और वो कहां कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि इन दहशतगर्दों को पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दों को यह मालूम है कि मजार पर बिजली किस वक्त जाएगी, जायरीन की चेकिंग के लिए खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं, लिहाजा दहशतगर्द बुर्का पहनकर 88 बेगुनाह इंसानों की जान ले सकता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुक्मरानों की संजीदगी का यह आलम है कि सिर्फ इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 1900 क्लोज सर्किट कैमरास में चेहरे की शिनाख्त करने का सॉफ्टवेयर अब तक इंस्टॉल नहीं हो सका है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इत्तेफाक राय तो दूर की बात, यहां फौजी अदालतों का कयाम भी सियासी जमातों के दरमियान ना इत्तेफाकी का शिकार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल दहशतगर्द तो कर सकते हैं, लेकिन समाजी कारकुनों को अपनी राय के इजहार के लिए रियासत इसकी इजाजत नहीं देती। सवाल यह है कि दहशतगर्दी को खत्म करने के दावे करने वाली वजारत दाखिला कहां है। पैनलिस्ट के लिए सवाल इस तरह से है, 5 दिनों में 8 दहशतगर्द हमले की नाकामी है। ओपन ऑप्शंस आपने सुने, गुज़िश्ता 2-2.5 साल में हमने बहुत दावे किए ये सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हमें 5 दिन ने दिखा दिया कि सब कुछ है। नाकाम कौन है? मारवी सरमद साहिबा। मारवी सरमद साहिबा गालिबन इस वक्त हमारे साथ उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। आयशा, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल जनरल साहब की बात से की तायद करूंगा कि हमें अपने आप को ज़दोकोब करने का जो जिसको कहना चाहिए ये वतीरा जो है ये तर्क करना होगा। हर वक्त हम अपने आप को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं और पाकिस्तान को हर बात में समझते हैं कि ये पाकिस्तान की गलती है। देखिए, इंडिया में इस वक्त एक मुझे टाइम ड्यूरेशन नहीं पता, दुनिया में सबसे ज्यादा बम धमाके इंडिया में पौने 500, और इसी तरीके से पाकिस्तान का नंबर तो पता नहीं 5वें 6 आता है। अब ये जो चीजें होती है कि किसने क्या ब्लास्ट करना है, किसने कहां जाए क्या एक्शन करना है, ये उन्होंने तय करना है, उनके अपने तरीकार हैं। अब देखें, जनरल विक्रम सिंह जो है इंडिया का आर्मी चीफ रह चुका है, अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनका सिक्योरिटी पैराडाइम क्या दिया है?
वही कुछ तो दिया जो मैंने कहा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर बंदे खरीदो, कन्वेंशनल तरीके से हटो और वहां ईंट से ईंट बजा दो, और वो सारी चीजें कि फिरका वारियत को हवा दो, बंदे देखे एक ऊपर का बंदा खरीदना होता है कि नीचे कल्ट तैयार हो जाता है। कल्ट बेचारे को बिल्कुल नहीं पता होता, उनको एक इंडोक्ट्रिनेशन होती है, उस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ ने कल स्टेटमेंट दिया है, वही कुछ कहा मैंने कहा है। उन्हें कहा जी आप आपको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के को इस तरह बेईमाना तरीके से करना हम इंतजार तो नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कर सकते कि आप हमें आए तो हम जाकर उनको हार बनाए। देखिए दाइश जो है, आप जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर डिनाइल ये है कि दाइश के नाम पे, नामों में कुछ नहीं रखा। ये नाम कहां से क्रिएट हुए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, लंबी बहस है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि इनके पीछे क्या पड़ा है, और उसको ओवरस्टेज करके कहते हैं कि हमने किया। देखिए जी, ये अगर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस पैनल में किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी फौज के पास पूरी है। अगर फौज अफगान अमूरे जो सफारतकार को बुलाया, उन्होंने कहा कि आपके मुल्क से हो रहा है, तो हमें फौज की हाँ में हाँ मिलाना होगी। और ये कहना जी कि वो कोई तालिबान के एरिया से आ रहे हैं, ये कैसे हम कहां से कपड़े हम लाते हैं, ये कैसे हम क्या चीज हम यहाँ के लोगों को कर रहे हैं। कम से कम इन्फॉर्मेशन हम सही दे। देखें जी, जो ये आपका दूसरा सवाल भी उसी में कवर होगा कि सबसे लाई है कि आपको इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ इंटरनली भी तो घर को किसी ने देखना है, कोई भी नाकाम नहीं। आप ये ऑप्शन ले रहे हैं, हम देखें घर में हो रहा है। आप क्या रोजाना पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, आखिर इतना लोग पकड़े गए। दिनों बाद हमने 24 दिनों में इतनी नहीं सुनी थी बातें जो हमने 24 घंटे में सुना कि 100 मारे गए या इतने 100 पकड़े गए। ये तो हमने 24 दिनों में नहीं सुना था। तो अचानक क्यों हम रिएक्शन, वो जो भी बात रिएक्शन नहीं है। देखो अब उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने देखो जो आया आपने 4-5 दिन पहले कहा जी हम आपके ऊपर एक क़यामत ढाने वाले हैं। ये 5-6 दिन पहले उन्होंने जो कुछ देखो ना, उन्होंने कहा कि हम इतने बंदे दाखिल कर देंगे, हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर रहे हैं, इससे ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल मुझे दे रहे कि हम कहीं नाकाम नहीं। बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा कि हमारा एक्शन उसको पूरा इंप्लीमेंट करें, वो ज्यादा बात है। कहीं हम नाकाम हुए, 5 दिन में 8 दहशतगर्द हमले, 100 से ज्यादा जाने चली गई, नाकामी किसकी है? देखिए आयशा, एक अगर मुझे कोई ये बता दे कि मेरा रिपोर्ट कार्ड रोज़ाना डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी और ये दूसरा क्या नाम है डॉक्टर अशरफ गनी, वो अगर बैठ के रिपोर्ट कार्ड देख रहे हों और उससे अपने लिए पॉलिसी बना रहे हों, तो मैं इंशाल्लाह सुबह तक तकरीर करके उन पे तबर्रा भी भेज सकता हूं और उनको उनकी गलतियां भी बता सकता हूं। मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे लाइन नहीं लेनी है। मैं यहाँ अपने लोगों से मुखातिब होता हूँ, इसलिए मैं अपनी गलतियों का जिक्र करूँगा। मेरा ना अमेरिका पे बस चलता है, न हिंदुस्तान पे बस चलता है, न किसी और पे बस चलता है। दूसरी बात ये कि पिछले 16 सालों में हमने ये कर दिया कि हम फरिश्ते, सारी गलती अमेरिका की है, सारी फलाह की है, सारी उसकी है। हमने कई साल तक इस मुल्क में ये नैरेटिव सुना अपने लीडरों से भी और अपने दानिश्वरों से भी कि फसाद की जड़ अमरीकी फ़ौज है, जिस दिन अमरीकी निकल जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम ये रोना रो रहे हैं कि जी अमरीकी फ़ौजी वहाँ पे कम हो गए। जिस दिन उसने ड्रॉ डाउन का ऐलान कर दिया, अगले दिन काबुल में प्रॉपर्टी की कीमतें आधी से ज़्यादा गिर गई। अब हम ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका जा रहा है और उसकी फ़ौजें कम हो गई हैं। बात यह है कि ईरान का भी अमेरिका दुश्मन है, हमसे ज़्यादा उनकी दुश्मनी है। हम तो स्ट्रेटेजिक एलाई है उनके साथ। वहाँ पे हामिद करज़ई को इंस्टॉल किया अमेरिका ने और पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान से जहाज़ में बैठ के वहाँ पे गए। अब क्यों उनका बॉर्डर भी इसी तरह हमारी तरह सिक्योर नहीं है? ईरान के खिलाफ हामिद करज़ई ने एक दिन इल्ज़ाम नहीं लगाया, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात एक दिन वो नहीं रहे। ईरान अफगानिस्तान में अपने सारे अपने वो सारे स्ट्रेटेजिक मकासद ईरान अफगानिस्तान में पूरा कर रहा है उनका उनके साथ। अच्छा, अमेरिका दोनों तरफ उसके बैठा हुआ है, उधर इराक में भी बैठ गया और इधर भी। हमारे घर में नाकामी किसकी है? दोनों पे लगा रहे हैं, रशिया पे भी और ईरान पे भी आजकल यही कह रहे हैं। हमारे घर में तो एक सबसे बड़ी नाकामी यही है कि हमें अपने जो है दूसरे चक्करों की फिक्र होती है। जिस तरह हमें इशू की तनकीद ज़रूरी नहीं है, हमें अपनी खाना पूरी करनी है। और मैं अपनी रेटिंग में लगा हुआ हूँ, नवाज शरीफ अपने चक्कर में लगा हुआ है, वो दूसरे अपने चक्कर में लगा हुआ है। मैं देखता हूँ कि देखिए इस मुल्क को
और इस रियासत को चलाने का जो जितना बाइख्तियार है वो उतना ही जिम्मेदार है। बस ठीक, जो जितना बाइख्तियार उतना जिम्मेदार। हमारी तरजीहात हम भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। अमेरिका के शर से बचाना भी ये उनका काम है, मुझे हिंदुस्तान के शर से बचाना मुझे ये भी उनका काम है, अफगानिस्तान के शर से बचाना भी ये उनका काम है, दाखिली शर से भी मुझे बचाना ये उनका काम है। जो जितना बाइख्तियार है, जो जितना बाखबर है, उतना ही वो जिम्मेदार है। मारवी सरमद साहिबा। जी शुक्रिया आयशा। एक तो यह है कि साफी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम तो अपने ही मुल्क की जो हमारी स्टेट है, हमारी रियासत है, उसी को मशवरा दे सकते हैं और उसी को तनकीदी नज़रों से देख सकते हैं ताकि वो बेहतर हो। अगर तो हमने अपनी रियासत को और अपने रियासती इदारों को हाथ का फफोला बनाकर रखना है और ज़रा ज़रा सी बात पर उनकी नामूस खतरे में पड़ जानी है तो फिर तो वो इस तरह के इदारे तो बतदरीज कमज़ोर होते जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज का दोस्त नहीं हो सकता अगर वो उसकी गलतियों की निशानदही ना करे या पाकिस्तानी रियासत की। इसके बाद ये बात देखने की ज़रूरी है कि जो पिछले 3 साल हमने देखे जनरल राहील शरीफ साहब जब राजमान थे, कुर्सी सिपा सालारी के ओहदे पर फाइज थे, तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा हमने तालियां बजाई, अभी भी बजा सकते हैं हम, बहुत तालियां बजा सकते हैं कि बड़ा बड़ा अच्छा जी। कुछ बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी सुनने को मिली, कोई IBOs या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, कोई कॉम्बिंग ऑपरेशंस और बड़ी फैंसी किस्म की टर्मिनोलॉजी से। अगर हम एदादो शुमार को देखें तो पिछले साल यानी 2016 में पूरे साल इस वक्त तक यानी जनवरी और फरवरी के महीनों में कुल 13 हमले हुए थे और आज हम 17 फरवरी तक हैं और 17 फरवरी तक 2017 में कुल 21 हमले हो चुके हैं। सिर्फ फरवरी के 17 दिनों में 15 हमले हो चुके हैं। एदादो शुमार में इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो कैसे आ गया इतनी जल्दी? नवंबर में तो वो गए और जनवरी में हमले शुरू हो गए। इसका मतलब ये कि कतन कोई सस्टेनेबिलिटी थी नहीं। वो कैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे जो उनके जाने से अचानक ख़त्म हो गए, उनकी अफादियत ही ख़त्म हो गई। लिहाजा मैं समझती हूँ अगर आपका सवाल का जवाब दिया जाए तो मैं समझती हूँ बहसियत मजमूई रियासत पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मुआशरे की ये नाकामी है। मुआशरा जो है वो बयानिए की तरफ तवज्जो नहीं दे पाया, रियासत पाकिस्तान किसी भी जानिब तवज्जो नहीं दे पाई। पहले तो हम इलेक्शन धांधली पे लगे रहे और उसके बाद अब हम पनामा के ऊपर लगे हुए हैं। हमारे सियासतदानों की तरजीह नहीं। आपके एंकर्स कहते हैं कि जी किसी की तरजीह नहीं है। आप लोग कहते हैं, आप एंकर्स जो हैं आप लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान का मसला दहशतगर्दी तो है ही नहीं, पाकिस्तान का मसला करप्शन है। ये आप ही के लोग बैठ के कहते हैं टीवी पर सच बन के जो मेंबर बनाए हुए हैं। बहसियत रियासत और मुआशरा हमारी तरजीहात ठीक नहीं, इसलिए बयानिए पे तवज्जो नहीं करना कामयाब। बाबर सत्तार साहब होंगी कोई चीज दुरुस्त नहीं हो सकती। ठीक, बाबर आयशा, नॉन सीरियस, बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है। देखिए, आप दूसरे राउंड में हैं और आपने फतह डिक्लेयर कर दी। वो तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ है, दुश्मन ने हमले स्टार्ट किए, एकदम हमें ख्याल आया हो अभी तो ब्लो बैक होना था। ये ब्लो बैक की बात तो कब से आप 2013 से सुन रहे थे कि जी ब्लो बैक होना, ये होना तो था ना। काइनेटिक फोर्स आपने यूज की, फाटा को साफ किया, किसी वक्त तो उन्होंने वापस आना था, फिर उसके लिए क्या तैयारी की हुई थी? हम कहते थे कि जनाब ये वो बन जाएगा दरवाजा जिसमें घूम के अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और जनरल कियानी ने इस वजह से हमला नहीं किया, क्लीन अप नहीं किया था ऑपरेशन, क्योंकि वो कोई इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो फिर हमने 3 साल में सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा? आज जब वो बन गया है वो वाला दरवाजा, तो अब हम कह रहे हैं जी अफगानिस्तान ये कर रहा है। APS का हमला भी तो वहां से हुआ था, वहां से डायरेक्ट हो रहे थे। तो फिर हमने क्या सोल्यूशंस ढूंढे थे इस चीज के? वो कहां सीरियसनेस आपको नजर आती है, किस इदारे में नजर आती है जब आप सोचे कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके हमने सोल्यूशंस ढूंढने हैं, ये इसके सोल्यूशन है, ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो एंड गेम हमने क्या सोची हुई थी? दूसरी बात, ये एक एटीट्यूड है, यानी सर आप अपनी रेत में डाल लें, कंस्पिरेसीज के बारे में सोचें, बताएं कि जी सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। वो कौन सी रियासतें हैं जो मजबूत हो जाती हैं और वो कौन सी रियासतें जो कमजोर होती हैं, और क्यों रियासतें अपना दिफा नहीं कर सकती? क्या सारी दुनिया हमारे ऊपर ही लगी हुई है? हमने कौन सी ऐसी रियासत है और जिसने लोग अपने घर में ऐसे पैदा कर दिए और उन्हें नर्चर किया, उन्हें रखा, पाला पोसा कि बाहर के दुश्मन उन्हीं को इस्तेमाल कर लें रियासत के खिलाफ? अभी फजलुल्लाह के ऊपर हम शुरू हैं, तो क्या ये हमारा अपना बंदा नहीं है जो यहां से गया था वहां पे, और ये अपने साथ जो 2000-3000 लोग हैं, क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है?
तो हमने ये मसले क्रिएट किए हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। ये अपने आप को बुरा भला कहने की बात नहीं है, लेकिन गलतियां आप एडमिट नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे चलेगी? ठीक, गलतियां एडमिट किए बगैर सारे लोगों के ऊपर इशारे करके कि नहीं हम ठीक है बाकी सब गलत है, इस तरह ये जंग नहीं जीती जाएगी। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं गलती तस्लीम की जाए और गैर संजीदा रवैये हैं। अमजद शुएब साहब, देखिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जंग जारी है और जंग चलती रहेगी अभी पता नहीं कितने साल। वजह उसकी ये है कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और कुव्वतें हैं जिनके यहां पे आपके साथ मफादात का क्लैश है और वो आपके साथ चूंकि एटमी जंग लड़ नहीं सकते, आप एटमी पावर हैं, तो आपको अंदर से कमजोर करने के लिए ये कांस्टेंट प्रोसेस है, वो जंग लड़ते रहेंगे। आपका फोकस हट गया था दरमियान में, जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। आपकी सीरियसनेस नहीं रही इस जंग के लिए। आपने देखा कि ये काम जो है वहां पे कराची में आप देख लीजिए, इंटीरियर सिंध में कुछ नहीं हो रहा, वहां पे वाकया क्या पहला वाकया तो नहीं है, वहां मां बारगाहों पे भी हमले हुए हैं। पंजाब में आपने थोड़ा बहुत किया है। हमारी सीरियसनेस अपनी नहीं है, जो कि हमने ये समझा कि शायद कामयाबी मिल गई और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। ये मैं समझता हूं हमारी बहुत बड़ी गलती है और इसके हम जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये कहना कि जी हमने पाले, हमने ये किया, लोग इसलिए नहीं पाले जाते कि वो आपके इंडिया में 17-18 के करीब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। क्या हमारे पास सलाहियत नहीं? हमारे पास बहुत सलाहियत है। हमारे पास अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम करने की सलाहियत है, लेकिन जब स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने ये नहीं करना तो हम नहीं कर रहे। वरना मैं आपको ये बताऊं कि ये आप जो कुछ भी करना चाहें यहां से कर सकते हैं। ऑप्शन ही ले रहे हैं अमजद शुएब साहब। इरशाद भट्टी साहब, यहाँ नाकामी किसकी है? ऑप्शन मेरी ये है कि हम इज्तिमाई तौर पे हमारा फोकस हटा और हम इसमें जिम्मेदार हैं। ठीक है, इज्तिमाई फोकस। देखिए आयशा, जब फौज ने अपना काम कर दिया था तो उसके बाद ज़रूरत थी कि पुलिस समेत तमाम सिविलियन इदारों की कैपेबिलिटी इन्हांस की जाती। ज़रूरत थी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें एक पेज पे आती। ज़रूरत थी कि मुनज़्ज़म और इंटेलिजेंस शेयरिंग होती। ज़रूरत थी कि अंदर के दुश्मनों को बेनकाब किया जाता। ज़रूरत थी कि एक ऐसा सिविलियन सेटअप कायम किया जाता कि जिसमें माल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने एक आदमी चहलकदमी करता हुआ आता है और 2 DIGs को लेकर करीब आके फट जाता है और मर जाता है। जरूरत ये थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदार स्टेट इसमें बिल्कुल नाकाम हुई है। नीयतें साफ नहीं है, रवैये संजीदा नहीं है। स्टेट को अभी ये सारे मसलों से निकल के इस पे बैठना चाहिए। ये अल्लाह तवक्कल वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अभी इनको मिलके एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रियासत की नाकामी और गैर संजीदा रवैये। माज़रत इरशाद भट्टी साहब, वक्त कम था, आपको मुझे रोकना पड़ा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।